चलो बच्चों, एक बार फिर से हम आपको स्वागत कर देते हैं बहुत ईजी क्लासेस पर। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रिक करंट में से कुछ भी नहीं पढ़ा, सच बता रहा हूँ, ये वीडियो देख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और इससे पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 2 वीडियोस के अंदर पूरा कंप्लीट चैप्टर है। जो बच्चे पूरे नंबर लाना चाहते हैं इस चैप्टर में से, तो वो फर्स्ट पार्ट भी देखें और ये सेकंड पार्ट भी देखें। और जो बच्चे खाली इम्पोर्टेंट पढ़ना चाहते हैं, तो उनको हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में से लास्ट में जा कर के आप कार्बन रेजिस्टेंस ज़रूर देख लें। वहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, उसमें से क्वेश्चन आपका आता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पर लास्ट में जाकर देखें आप, कार्बन रेजिस्टेंस ज़रूर पढ़ें, उसमें से बाहर नहीं आएगा कुछ भी, सब कुछ इसी में से आएगा। क्लियर है? तो कॉपी पेन निकालें, नोट्स साथ के साथ बनाते चलें, जहाँ पर दिक्कत आए कमेंट कर। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ ने जो लॉ दिए वो कॉम्प्लेक्स या फिर जटिल सर्किट्स को इजीली सॉल्व करने के हिसाब से दिए थे। उसके लिए किरचॉफ ने 2 लॉ दिए, जिनमें से हम डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम। ध्यान देना, इसको 3 नामों से जाना जा सकता है। एक तो प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ तो है ही, इस लॉ को क्या बोलते हैं, और दूसरा धारा नियम या फिर बोलते हैं बेटा करंट लॉ, और इसका दूसरा नाम है संधि नियम या फिर जंक्शन लॉ। संधि नियम या फिर जंक्शन लॉ। अब मैं एक बात बता दूं इसमें कि जंक्शन किसको बोलते हैं। जैसा कि हमें पता है, हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेंगे, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा। जैसे ये रेजिस्टेंस मान लो, ये दूसरा रेजिस्टेंस मान लो, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये चौथा, ये 5। ठीक है, इसको तो बोलते हैं बेटा शाखा या फिर ब्रांच। ब्रांच किसको बोलते हैं? जिनमें कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा हुआ होगा। रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, बैटरी हो सकती है, इंडक्टर हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शाखा या फिर ब्रांच। जैसे एक ब्रांच तो इसकी ये हो गई, सपोज कर लो ये पॉइंट O है, ये मान लेता हूँ A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो शाखा या फिर ब्रांच किसको बोलेंगे? OA एक ब्रांच है, OE एक ब्रांच है, OD एक ब्रांच है, OC एक ब्रांच है और OB एक ब्रांच है। बात आई समझ में नहीं आई? सपोज कर लो इनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, यानी इनमें कहीं से भी करंट आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। इसमें करंट मान लें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5। तो जितनी भी शाखाएं एक पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं, यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा शाखाएं या फिर ब्रांचेज किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं बेटा जंक्शन। क्या कहते हैं उसको? जंक्शन, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो हम संधि बिंदु। बात आगे समझ में नहीं आ गई? संधि बिंदु किसे कहते हैं? संधि नियम को पढ़ने से पहले या फिर जंक्शन लॉ को पढ़ने से पहले जंक्शन को जानना इंपॉर्टेंट है। तो जंक्शन आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। जितनी भी ब्रांचेज हैं वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिलेंगी, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन। क्या कहेंगे उसको? जंक्शन कहेंगे। अब देखते हैं कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो सुनना, स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, कि किसी भी जंक्शन पर, एट एनी जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज 0। हिंदी में बोलें तो क्या कहेंगे कि किसी संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा का मतलब आप सारे लोग जानते होंगे, इसका मतलब क्या है? समीशन I, यानी सारी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। अब देखते हैं भाई कि बीजगणितीय योग क्या होता है। ठीक है, तो बीजगणितीय योग क्या होगा? तो बीजगणितीय योग क्या होगा देखना एक बार। सपोज कर लो यही सर्किट है। बीजगणितीय योग का मतलब है कि आने वाली धाराओं को तो आप जैसे पॉजिटिव ले लो, तो जाने वाली धाराओं को कैसे लोगे आप? नेगेटिव लोगे। उसी को बोलते हैं बीजगणितीय योग। आप क्या करो, आप जंक्शन पर खड़े हो जाओ। जंक्शन पर खड़े हो गए, अब यहां से देखो कि I1 आपकी तरफ आ रही है, ये आने वाली धारा हो गई। क्या I2 आपकी तरफ आ रही है? नहीं, देखो I2 तो जा रही है, I3 भी जा रही है, I4 आ रही है, एक I4 आ रही है और एक I5 आ रही है। तो आने वाली जितनी भी धारा हैं उन सबको एक साइन के साथ में लिखेंगे। सपोज कर लो प्लस के साथ में लिख देता हूं मैं, तो क्या लिखूंगा मैं? I1 प्लस I4 प्लस I5।
अब जो जाने वाली धाराएं हैं या फिर जाने वाला जो करंट है आउटगोइंग करंट, उसको माइनस से लिखेंगे हम लोग। तो आउटगोइंग करंट कौन सा है यहाँ पर, I2 और I3, यानी माइनस के I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यही है आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर समस्त धाराओं या समस्त करंट का बीजगणितीय योग या फिर एल्जेब्रिक सम शून्य होता है। अगली बात समझ में, यानी आने वाली को प्लस ले लो और जाने वाली को माइनस। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अच्छा, इसका दूसरा स्टेटमेंट अगर मैं घुमा के लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा, देखना एक बार। I1 प्लस I4 प्लस I5, ये दोनों माइनस की हैं, अगर मैं इक्वल की उस साइड ले जाता हूं तो क्या हो जाएंगी बोलो, प्लस की हो जाएंगी। इसका मतलब मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि किसी संधि बिंदु पर या किसी जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट। यह दूसरा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट हमने आपको बताया, पहला ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा मतलब कैसे निकलता है, कुछ इस तरीके से निकलता है। क्लियर है भाई? तो ये है इसका स्टेटमेंट कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसको कहते हैं, तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में 3 बातें आप लोग ध्यान रखना। नंबर 1, इसको क्या बोलते हैं बेटा, धारा नियम या फिर करंट लॉ बोलते हैं, क्योंकि ये करंट के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरा, ये जो नियम है, ये नियम किस पर बेस्ड है भाई, आवेश संरक्षण पर। इसको ध्यान रखें, अगर छोटा क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, तो ध्यान रखना किस पर बेस्ड है, वो चार्ज कंजर्वेशन पर। चार्ज कंजर्वेशन पर क्यों है, क्योंकि इसमें देखो करंट का सम 0 है, और करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज की वजह से, है ना। आवेश प्रवाह की दर को ही तो करंट कहते हैं भाई, या फिर चार्ज के फ्लो होने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। टोटल करंट 0 है, इसका मतलब टोटल चार्ज हमारा कंजर्व है। यानी ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, अगला आता है कि ये जो फर्स्ट लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, खुले एवं बंद दोनों परिपथ के लिए एप्लीकेबल है, यानी ओपन एंड क्लोज सर्किट दोनों के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ओपन और क्लोज किसको बोलेंगे, देखना, इसको तो ओपन बोलेंगे क्योंकि ये देखो खुला खुला हुआ है चारों तरफ से। अच्छा, क्लोज किसको बोलेंगे, एक बार मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं, बाकी सेकंड लॉ में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये क्या कहलाएगा बेटा, क्लोज सर्किट कहलाएगा, है ना, और ये ओपन। तो KCL जो है या फिर फर्स्ट लॉ है वो ओपन और क्लोज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर है वाली बात? चलो अब देखते हैं इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। वो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का। तो देखिए किस तरीके से वो न्यूमेरिकल्स आएगा, और आसान न्यूमेरिकल है, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब हो गया। देखो कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज कर लो ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर दे दिया, ये रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम 3 ओम 4 ओम 2 ओम 5 ओम। ठीक है, यहाँ पर उसने 2 पॉइंट दिए, उसने कहा कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है बेटा 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ x जा रहा है, और यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, और यहाँ बताओ कितना करंट होगा। क्या कहा उसने, इस पूरे सर्किट में आप ये बताओ कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है और 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट है, या फिर x और y की वैल्यू आप बताओ कि x और y के अंदर कितना करंट जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि ये कौन से फॉर्मूला से सॉल्व होगा, हमारा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से सॉल्व होगा। सपोज कर लो इसको तो नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। अच्छा, इनको मैंने क्यों नाम दिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जंक्शन या फिर संधि किसको बोलेंगे, जहां पर सारे रेजिस्टेंस आकर मिलते हों। तो देखो 1 2 3 ए पर मिल रहे हैं, 1 2 3 बी पर मिल रहे हैं, तो इस पर कितनी संधि या कितने जंक्शन होंगे, 2, ए और बी। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे करेंगे हम लोग। 8 जंक्शन ए पर KCL अप्लाई करने पर, तो क्या करना भाई, आपको ए पर आकर के खड़े हो जाओ आप। तो अब देखो आने वाला करंट कौन सा है, क्या 2 एम्पियर आपकी तरफ आ रहा है, 3 एम्पियर भी आपकी तरफ आ रहा है, और x जा रहा है। तो आने वालों को एक साथ जोड़ना है, बराबर जाने वालों को एक साथ। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 + 3 = x। तो x बराबर कितना आ गया बोलो,
5 एम्पियर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 एम्पियर। अरे भाई बात आई, समझ में नहीं आई? यहाँ खड़े हो जाओ, देखो कौन कौन सा आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है, आने वालों को जोड़ दो, और ये क्या कर रहा है बेटा, जा रहा है, तो जाने वाले को बराबर लिख दो, बराबर x, तो कितना आ गया हमारे पास 5 एम्पियर। सिमिलरली हम लोग किस पर लगाएंगे जंक्शन, b पर। b पर देखो खड़े हो जाओ, तो 5 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, और y जा रहा है, इसका मतलब जा रहा है बराबर आ रहा है प्लस आ रहा है 6 एम्पियर। तो y बराबर कितना आ गया 6 एम्पियर। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में 1 मार्क्स का आएगा। 99% कह देता हूँ, 1% के पता नहीं आया तो है ना, अब देख लो 99% का है भाई, 99% आने की पॉसिबिलिटी है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में से इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब शुरू करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ। तो देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ को किस नाम से जाना जाता है, किरचॉफ के सेकंड लॉ को बेटा लूप लॉ भी कहते हैं। हिंदी में भी आप लूप नियम लिख सकते हो, या फिर ज्यादा हिंदी लिखना चाहो तो पाश लिख लेना। क्या लिख लेना, पाश नियम, लूप नियम चल जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो किरचॉफ का सेकंड लॉ सबसे पहले किसके लिए लगता है भाई, ये बात ध्यान रखना, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्लोज सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है। किरचॉफ का प्रथम नियम खुले एवं बंद दोनों परिपथ के लिए लग सकता है, लेकिन किरचॉफ का सेकंड लॉ केवल और केवल बंद परिपथ के लिए लगता है। क्यों, देखना, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज 0, यानी किसी बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटे, 0 होता है। ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है। इसका मतलब समीशन V बराबर 0, समीशन V बराबर 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं, लूप बोलते हैं। लूप किसको बोलेंगे बेटा, जो बंद होगा उसको लूप बोलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कर लो मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पर A B C D E और F। तो देखने इसके अंदर कितने लूप बने, 2 लूप बन रहे हैं। एक तो लूप कौन सा है, A B C F A। एक तो लूप कौन सा है हमारे पास में, A B C F A, और दूसरा लूप कौन सा है, देखो F C D E F। 2 लूप है हमारे पास में ना। दूसरा लूप कौन सा है, दूसरा लूप है F C D E F। लूप जहां से खत्म होगा वहीं पर शुरू होगा, या फिर लूप जहां से शुरू होगा वहीं पर खत्म होगा। देखो ए से शुरू है तो ए पर ही खत्म है। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई? तो किरचॉफ का सेकंड लॉ केवल और केवल क्लोज सर्किट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। किरचॉफ का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, समीशन V बराबर 0। किरचॉफ का सेकंड लॉ किसके लिए लगता है भाई, क्लोज सर्किट के लिए लगता है। अच्छा दूसरी बात, किरचॉफ सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है बताओ, ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, ध्यान रखना, ऊर्जा संरक्षण, या फिर इसको बोले हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। अब याद कैसे रखेंगे इसको, देखना एक बार, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी डेल्टा V बराबर 0। V कब आता है बताओ, जब हम लोग बैटरी लगा देते हैं। और बैटरी क्या करती है बताओ, एनर्जी देती है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अगर डेल्टा समीशन V बराबर 0 है, इसका मतलब एनर्जी क्या रहेगी उसकी, कंजर्व रहेगी। तो सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है हमारा, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। क्लियर है भाई? सेकंड लॉ में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान तरीका समझ लो उसका, इसके 1500 तरीके हैं, हमें एक ही तरीका समझना है। सुनना किस तरीके से, इसके कुछ बेटा स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, लूप को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, लूप को सेलेक्ट करना है। ये फर्स्ट लॉ की तरह नहीं है कि जंक्शन पकड़ा आने वाली बराबर जाने वाली, नहीं 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 नहीं। इसमें भाई कुछ स्टेप्स बनाने पड़ेंगे ना, इसकी इज्जत है, ये बंद है इसलिए इसकी क्या है, इज्जत है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत जंक्शन पकड़ा धाड़ 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 खत्म कहानी, I1 आने वाली बराबर जाने वाली, हटा फ्री, नहीं। इसमें सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे हम, लूप सेलेक्ट करेंगे। लूप की डायरेक्शन कैसी हो सकती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो जैसे अभी हमने लूप सेलेक्ट कर लिया, A B C D E F है, यानी लूप की डायरेक्शन कौन सी हुई बेटा, ये लूप की डायरेक्शन है तुम्हारी। क्लॉकवाइज कह सकता हूं मैं इसको,
दूसरा लूप कौन सा लिया है आपने, ये लिया है, तो इस वाले लूप की डायरेक्शन क्या ये है, ठीक है साहब ये है, बिल्कुल है। बताओ, लूप सेलेक्ट कर लिया। लूप सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन शो करनी है। किसकी, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे देखना एक बार। अभी इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसको हटा देते हैं। करंट की डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, देखिए बेटे यहाँ पर कितनी बैटरियां लगी हैं, 2, E1 और E2। तो एक काम करते हैं, माना इसमें से करंट आया I1 और इसमें से करंट आया I2। ये पता है ना आपको, प्लस से माइनस की तरफ आएगा। यहाँ पर आया I1, यहाँ पर आया I2, I1 I2 दोनों मिले और कहाँ चले जाएंगे, अंदर की तरफ। I1 प्लस I2, I1 I2 I1 I2 I1 I2 C। यहाँ पर वापस से दोनों को अलग होना है, तो I1 कहाँ चला जाएगा, वापस अपनी वाली बैटरी के पास, और I2 अपनी बैटरी के पास। और यहाँ से I2 होता हुआ वापस कितना मिल जाएगा, इसको I2 मिल जाएगा। बैटरी का एक नियम है बेटा, जितना करंट देती है उतना करंट इसको वापस चाहिए। तो देख लो आप लोग, इससे आपको पता चल जाएगा सर्किट सही बना या नहीं। I1 भेजा था इसने, कुछ हुआ, लेकिन वापस कितना मिलेगा, I1, कोई दिक्कत नहीं है। I2 भेजा इसने, कुछ हुआ, वापस कितना आ गया, I2, नो प्रॉब्लम। क्लियर है भाई। पहले क्या करना है, सबसे पहले बोलो, लूप को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, करंट को सेलेक्ट करना है। करंट को सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान कर देंगे हम इसको। कैसे, देखो अपने को क्या करना है, लूप सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, 2 चीज़ें हमें मिलेंगी। एक तो मिलेगा बेटा सेल, और दूसरा क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। दूसरा क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। अब सुनो, अगर हम लूप में इधर से इधर जा रहे हैं, सपोज कर लो किधर जा रहे हैं, इधर से इधर, तो बैटरी के अंदर तो क्या करना है, बैटरी के अंदर क्या करना है अपने को, बैटरी के अंदर क्या करना है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं ना मैं। ये चल दिए अपन, चले 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 चले। अच्छा, बैटरी में एंड में कौन सा आया, माइनस, तो बैटरी के लिए तो मैं माइनस लिखूंगा। बात नहीं समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं मेरा लूप जो है प्लस से माइनस की तरफ है, तो बैटरी का एंड कहाँ है, माइनस, तो बैटरी कैसे लिखूंगा मैं, माइनस। अच्छा, सपोज कर लो लूप की डायरेक्शन मेरी ये है, माइनस से प्लस की तरफ, यानी मैं इधर से आ रहा हूँ, तो बैटरी का एंड कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव। ऐसी सिचुएशन में मैं प्लस ई लिखूंगा। यानी बैटरी में हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें चलते जाना, बैटरी का एंड देखना है, प्लस है तो प्लस ई लिख दूंगा, माइनस है तो माइनस ई लिख दूंगा। क्लियर यहाँ तक। अब आओ रेजिस्टेंस पर, अब किस पर आएंगे, रेजिस्टेंस पर। सपोज कर लो ये रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट बह रहा है I। अब देखना, अगर लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है, पहले तो ये बताओ I और R, तो इसमें जो V लिखूंगा मैं, तो वो क्या होगा, V बराबर IR होता है, ओम के नियम से पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर V बराबर क्या लिखूंगा मैं, IR। तो देखना एक बार, अगर रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन में है, तो कैसे लिखा जाएगा वो, माइनस का IR, यानी नेगेटिव लूंगा सेम डायरेक्शन होने पर। और अपोजिट डायरेक्शन होने पर कैसे लिखूंगा मैं, पॉजिटिव। इसको भाई साथ के साथ लिखते चलें, तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, है ना। अब हटा रहा हूं मैं, देखो इसको लिख लिया। चलो दूसरा, अगर लूप की डायरेक्शन उल्टी है और करंट किधर बह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, लूप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कैसा लिखा जाएगा, प्लस का IR। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई कि रेजिस्टेंस में तो भाई अपोजिट लिखना है। लूप इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो कैसे लिखूंगा मैं, प्लस, और दोनों सेम जा रहे हैं तो माइनस। बैटरी में जहां पर एंड हो रहा है वही वाला साइन लिखेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी भाई, इससे आसान नहीं है ही नहीं। पूरे यूट्यूब पे देख लो, जाके जाओ देखो। अब आओ, अब लगाना है भाई हमारे को क्या, समीशन V बराबर 0। क्या लगाएंगे अब, समीशन V बराबर 0। नियम याद है आपको, शाबाश। अब आते जाओ, लूप के लिए AB, खड़े हो जाओ भाई ए पर क्या हो गए, खड़े, चलो चलना चालू करो, चल दो। बैटरी मिली क्या, बैटरी का एंड कौन सा है, माइनस, तो क्या लिखूंगा, माइनस का E1।
ठीक है ठीक है ठीक है, किधर चल रहे हैं अपन, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। अच्छा करंट देखना, करंट किधर आ रहा है इसके अंदर, इधर आ रहा है, कितना आ रहा है I1, हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, तो मुलाकात हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में मुलाकात हुई है, तो कैसा लिखा जाएगा, पॉजिटिव, इसका मतलब प्लस I1 R1। चलो भाई चलो 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 चलो, यहाँ कोई भी नहीं मिला, 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 ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देख 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 देख, इधर जा रहे हैं, करंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। सुनना, हम जा रहे थे इधर, करंट आ रहा था इधर, कैसे लिखूंगा बता दे, प्लस, तो प्लस लगाया मैंने, देख करंट कितना आ रहा है, देख I1 प्लस I2, तो क्या लिखूंगा I1 प्लस I2 इंटू में R2। समझ आया, ये जल्दी 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 वापस आ गए ए पर, इसका मतलब बराबर क्या लगा दूं, 0, यही तो है समीशन V बराबर 0। भाई बात आगे समझ में नहीं आ गई, क्या करना अपने को, बहुत आसान, ठीक है। अब लूप सेकंड में आओ, लूप सेकंड में पॉज करके तुम करो ट्राई। अब मैं बताता हूं, देखो लूप सेकंड के अंदर कहां से चालू करा है, F से चालू करा है क्या, अच्छा भाई इधर आ जा, F पे आ जा नीचे, ये आगे देखो F पर, चलो चल दिए चल दिए चल दिए चल दिए चल दिए। और यार हम भी इधर ही जा रहे थे, करंट भी इधर ही जा रहा था, लेकिन रेजिस्टेंस में दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए थी, सेम होने पर साइन आएगा माइनस, कैसा आएगा माइनस, तो क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस I1 प्लस I2 इंटू में R2। आजा 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 आजा, गए 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 गए, देख 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 करंट की डायरेक्शन इधर, अरे यार ये तो साथ साथ ही चल रहा है भाई, देख साथ साथ चल रहा है, साथ साथ अपने बिल्कुल, इधर ही करंट जा रहा है, इधर ही हम जा रहे थे, तो जिधर हम जा रहे थे उधर ही करंट जा रहा था, इसको दंड देना पड़ेगा, क्या लिखूंगा माइनस। अच्छा करंट कितना आ रहा था I2, देख ले यहाँ पर I2 आ गया अकेला, तो I2 R3, I2 R3, चल दिए चल दिए चल दिए चल दिए चल दिए। बैटरी, बैटरी को कैसा मिला हमारे को एंड में, प्लस, जैसे ही हमने बैटरी को पीछे मुड़ के देखा तो कैसा नजर आया, प्लस, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, प्लस E2 बराबर 0। इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, इक्वेशंस बनाएंगे। समझ में आ गई, बात नहीं आ गई, ये मैंने आपको इसलिए सिखाई है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें हम इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आपको इतना मेथड तो आना चाहिए सबको केवीएल का, कि केवीएल को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम खाली आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं, कुछ भी चीज फालतू की नहीं बताई जाएगी। क्लियर है भाई, इसलिए पूरा पढ़ते चले, पूरा नंबर आएंगे पूरे। हटा दें किरचॉफ का सेकंड लॉ, तब तो इरेज कर दें इसको खड़दनी से, तो हमारा किरचॉफ लॉ होता है खत्म। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, व्हीटस्टोन सेतु या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले ही कह चुका हूँ, इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी। इसलिए पेन कॉपी निकाल कर रखें, नोट्स बनाते चलें हाथों हाथ, जो मैं बोलता जाऊं वो लिखते जाएं, बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है भाई, तो पहली डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड हम एक और डिवाइस पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज या फिर मीटर सेतु। ठीक है भाई, दो चीजें पढ़नी है अपने को सेम सेम। क्लियर, तो आइए देखो, ये कुछ ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यही व्हीटस्टोन सेतु है या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अच्छा, इसका नाम पता है, साइंटिस्ट के नाम पर है, जो साइंटिस्ट है ना व्हीटस्टोन, उसने अपने नाम पर ही व्हीटस्टोन रख दिया, इसलिए लगा देखो अपॉस्ट्रोफी एस। क्या कह रहा है, ये ब्रिज व्हीटस्टोन का है, इसलिए क्या नाम रखा है इसका, व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, अब हम करें क्या इस ब्रिज का, कहीं पर ले जाकर लगा के नदी वदी पार करनी है क्या, नहीं। इस ब्रिज का उपयोग किस लिए किया जाएगा, सबसे पहले बात ध्यान रखें, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है किस लिए, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, या फिर अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। यानी आपको एक तार दे दिया, हमने कहा कि इसका प्रतिरोध बताओ भाई कितना है, या फिर इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे आप, इसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर।
व्हीटस्टोन की सहायता से हम किसी भी वायर का, किसी भी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब इसकी संरचना देखते हैं क्या होता है बेटा। इसके अंदर 4 तो प्रतिरोध लगे होते हैं। कितने प्रतिरोध हैं इसके अंदर? 4 तो क्या है? प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से हैं? P Q R S। एक गैल्वेनोमीटर है जिसको धारामापी बोलते हैं, एक बैटरी है और 2 कुंजी हैं या 2 कीज हैं। तो एक ऐसी डिवाइस जो 4 प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर, एक बैटरी तथा 2 कुंजी या 2 की से मिलकर बनी होती है, उस डिवाइस को व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। बात आ गई समझ में? आसान है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है भाई, रटोगे तो फिर तो हो गई पार। 4 प्रतिरोध, एक गैल्वेनोमीटर, 2 कीज, एक बैटरी से मिलकर बनी डिवाइस को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। आगे बात समझ में? आप सुने, इसमें भाई अज्ञात प्रतिरोध कौन सा होगा हमारे पास में? अज्ञात प्रतिरोध होगा S। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसको S की जगह लगा दो। आप किसकी जगह लगा दो? S की जगह। ठीक है भाई, ये तो हुई इसकी बनावट या फिर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्लियर है? कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखनी है? डेफिनेशन कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों, एक गैल्वेनोमीटर, 2 कुंजी तथा एक बैटरी से मिलकर बना हुआ होता है। पॉइंट चेंज करके लिखोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है भाई? अब आते हैं इसकी वर्किंग पर कि ये वर्क कैसे करता है। दोनों बटन कर दी हमने ऑन, करंट गया आई, गया देखो आई गया, यहाँ से यहाँ भी आई गया। अब आई कितने रास्तों में बढ़ जाएगा भाई? 2 रास्तों में। सपोज कर लो यहाँ तो I1 है, यहाँ पर I2 है। नाम दे दो चलो इसको A B C और ये D। ठीक है, तो करंट देखना I1 I2 I3। करंट गया यहाँ से I, 2 रास्तों में बढ़ गया I1 और I2। अच्छा, करंट आपको पता है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अबे प्लस से माइनस की तरफ ही तो जाता है। प्लस क्या होता है? हाई पोटेंशियल, माइनस क्या होता है? लो पोटेंशियल। तो I1 पहुंचेगा यहाँ पर, यहाँ पहुंच गया I1, और I2 पहुंचेगा यहाँ पर। अब देखना कंडीशन लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर B का विभव D से ज्यादा है, सुनना भाई, B का पोटेंशियल D से ज्यादा है तो करंट कैसे बहेगा? इस तरीके से आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से देखो I1 जा रहा, I1 जा रहा, I1 जा रहा। सपोज कर लो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आ गया? IG। तो Q के अंदर बताओ कितना करंट बचेगा? देखना इधर I1 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 I1, IG तो इसमें चला गया, तो कितना बचा? I1 माइनस IG। तो IG 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 IG, है ना, IG। और यहाँ से क्या आया बेटा? I2। देखो IG I2 और IG दोनों मिलकर यहाँ पर आ जाएंगे I2 प्लस IG। अब देखो I2 प्लस IG जा रहे हैं। यहाँ पर I2 प्लस IG, यहाँ पर I1 माइनस IG, दोनों वापस मिलेंगे। तो IG से देखो IG निकल लेगा, IG से IG क्या हो गया यहाँ पर? कैंसिल आउट। क्या बचेगा बताओ? I1 और I2। और I1 और I2 ही गए थे, नहीं गए थे, तो वापस से क्या मिल जाएगा हमारे को? I, यानी I बराबर I1 प्लस I2। कौन सी सिचुएशन में है भाई ये? जब VB किससे बड़ा है? VD से बड़ा है। क्या इसका उल्टा प्रोसेस सेम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर VD बड़ा हो जाए VB से तो IG इस बार इधर चल जाएगा, फिर वापस आके वो तो वापस कैंसिल आउट होके वापस क्या मिलेगा मेरे को? I1 प्लस I2। ठीक है, अब सुनना, लेकिन इस सिचुएशन पर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में नहीं रहता। हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं अज्ञात प्रतिरोध का, वो करेंगे बेटा कौन सी कंडीशन पर? बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, या फिर संतुलित अवस्था। किसकी संतुलित अवस्था? ब्रिज की। जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करना चाहते हैं, जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो बैलेंस कंडीशन पर करते हैं। आप मार्केट से सामान लाते हो तो बैलेंस कंडीशन पर लाते हो, तराजू में जीरो देख लेते हो पहले कि जीरो है या नहीं है। इसी तरह हम जब डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो हम भी कौन सा देखेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं है। अच्छा, बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है? बैलेंस कंडीशन होगी जब VB किसके बराबर हो जाए? VD के बराबर हो जाए। सुनना,
जब VB VD के बराबर हो जाएगा तो इस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? बैलेंस कंडीशन या संतुलित अवस्था। अच्छा, अगर VB VD के बराबर हो गया तो जो करंट यहाँ से I1 जा रहा है, देखो यहाँ I1 और यहाँ I2, अगर ये दोनों बराबर हैं तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं आएगा। यानी जब VB बराबर VD हैं तो इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होगा? जीरो होगा। जीरो होगा, इसका मतलब इस स्थिति को बोलते हैं बेटा शून्य विक्षेप, या फिर इंग्लिश में बोल रहे तो नल पॉइंट। बात समझना, अगर VB VD के बराबर हो गया तो करंट ना तो ऊपर से नीचे आएगा ना ऊपर से नीचे जाएगा। इसका मतलब IG की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। और IG की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या सिचुएशन होगी बताओ? अगर यहाँ से I1 करंट गया तो I1 ही इधर निकल जाएगा, और यहाँ से I2 गया तो यहाँ से I2 करंट इधर निकल जाएगा, और अपने पास I1 प्लस I2 मिल जाएगा। और इसी स्थिति को बोलते हैं हम लोग बैलेंस कंडीशन या फिर संतुलित अवस्था, और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। बात आई समझ में नहीं आई? व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु नल पॉइंट पर कार्य करता है, या फिर जीरो डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, तो जीरो डिफ्लेक्शन बोल दो इसको, या नल पॉइंट बोल दो, या फिर शून्य विक्षेप बोल दो। ये वाली स्थिति कब आती है? जब ये दोनों विभव आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी होती है हमारे पास? जब ये दोनों विभव बराबर होंगे तो IG बराबर क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है? तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु बैलेंस कंडीशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब VB बराबर VD होगा तो गैल्वेनोमीटर में करंट का मान शून्य होगा। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति या फिर नल पॉइंट या फिर जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इस स्थिति में अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे बेटा, इसका देखना ध्यान से। आप क्या करेंगे? हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और डेरिवेशन कैसे करते हैं? ओम के नियम से। किसके नियम से करेंगे? ओम के नियम से। तो सुनना, ड्राइव करने वाले हैं हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला। देखें भाई, ध्यान से देखते हुए चलना, आसान डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। देखो AB, अच्छा AD, लेकिन B तो D के बराबर है। B किसके बराबर है? D के बराबर है। अगर B D के बराबर है तो मैं ये लिख सकता हूं कि VAB बराबर VAD। बोल भाई किसी से समझ में नहीं आया? आगे आ गया। शून्य विक्षेप की स्थिति में VB बराबर VD है, BD के बराबर है तो VAB बराबर VBD, VAB बराबर VAD होगा या नहीं होगा? होगा। और V बराबर फॉर्मूला बता दे क्या होता है ओम के नियम से? I इंटू R। तो यहाँ पर I कितना है बता? I1। R कितना है? P। तो क्या लिख दूंगा मैं? I1 P बराबर, इधर देख, I2 R। I2 R। ओहो, ये तो बहुत आसान है, ये तो हम ही कर देते सर। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? देखते जा आप आगे फटाफट। देख, अगला लेंगे हम लोग कहाँ पे बता? BC DC। अरे BD के बराबर है तो क्या VBC VDC के बराबर नहीं होगा? होगा। V सेम इसी तरह VBC बराबर VDC। क्लियर है? VBC बता दे I1Q और VDC I2S। तो क्या लिख रहा हूं मैं? I1Q बराबर I2S। देख देख, डेरिवेशन टफ नहीं है भाई, खत्म डेरिवेशन। क्या करना है हमारे को? I1 अपॉन I2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? I1 अपॉन I2 कर दे। I2 को नीचे लिया, यहाँ पर क्या बचा? R। इस P को नीचे लिया। सेम इसी तरह I1 अपॉन I2 यहाँ भी निकाल ले। इधर क्या है बोल? S, इधर क्या है? Q। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यूँ कहती है कि I1 अपॉन I2 तो इसके बराबर है, और इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है? नहीं, I1 अपॉन I2 तो इसके बराबर है। तो हम क्या कहते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो तुम दोनों ही आपस में बराबर हो, यानी R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। या फिर इसको उल्टे का पुल्टा कर दे। क्या कर दे? उल्टे का
उल्टा। तो देख P अपॉन R बराबर Q अपॉन S। आ जा P Q, देखना सिमिलरिटी, P Q दोनों ऊपर ऊपर है, देख यहाँ पर P Q, नीचे देख R S, ये देख R S। यहाँ से अब अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो। S बराबर क्या कर दोगे, बोलो S बराबर R अपॉन P इंटू में Q, R अपॉन P। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और ये क्या आ गया बेटा, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो P Q R S यही सिचुएशन है, P Q R S खत्म, व्हीट स्टोन सेतु खत्म। तो व्हीट स्टोन सेतु आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हीट स्टोन सेतु क्या है, किस लिए यूज में आता है, ये किस किस से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सिद्धांत, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद हम ये सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब देखिए व्हीट स्टोन सेतु के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, जिनमें से एक उपयोग या एक यूज अपने को पढ़ना है, जिसको बोलते हैं हम लोग मीटर सेतु या फिर मीटर ब्रिज। इसको नोट कर लें। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और ध्यान रखना, अगर P बराबर Q बराबर R बराबर S, चारों प्रतिरोध बराबर हैं, तो वो मीटर सेतु, तो वो व्हीट स्टोन सेतु कैसा होगा, अत्यधिक सुग्राही होगा, यानी हाईली सेंसिटिव होगा। किस सिचुएशन में, P बराबर Q बराबर R बराबर S। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान रख लेना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। अब अगला टॉपिक आपका ये है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन फाइंड करो या फिर संतुलित अवस्था को फाइंड करो। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये एक बार कि विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ फाइंड द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। क्लियर है, तो देखें बहुत आसान है, किस तरीके से करना है, डायग्राम तो हमारे को पता ही है, इस तरीके से है। अच्छा, सपोज कर लो VB इज ग्रेटर देन VD है, अभी किसी सिचुएशन में ना, तो करंट गैल्वेनोमीटर में कितना आता था, IG आएगा, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आएगा, IG, और यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा, I1 माइनस IG, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, I2 प्लस IG। इसमें I1 करंट जा रहा था, सपोज कर लो इसमें IG करंट गया, तो यहाँ क्या रह गया, I1 माइनस IG, और यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, I2 प्लस IG, क्योंकि IG नीचे आएगा। अब आपको पता है कि किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। क्लियर है, सबसे पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, लूप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इसमें दिख रहा है कितने लूप हैं, 2। पहला लूप ले लेते हैं A B D A। कौन सा लूप लिया, पहला A B D A, और ये दूसरा लूप ले लिया हम लोगों ने। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लूप या फिर पास A B D A में, किसमें, इन लूप A B D A अप्लाई द KVL अप्लाई करेंगे भाई, KCL तो नहीं कर सकते, अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, अच्छा इंग्लिश वाले हिंदी वाले KVL ही लिखना है। अब देखो हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध है सबके अंदर, तो प्रतिरोध में अगर दिशा सेम आ जाती है तो कैसा लेना अपने को, माइनस। अब देखो आप, हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर आ रही है, तो कैसा लेना पड़ेगा, ये माइनस। इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, माइनस I1B। इधर आए, हम भी इधर जा रहे थे, धारा भी इधर जा रही थी, तो IG, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लेते हैं, कैपिटल G, तो ये भी किसका आएगा, माइनस IG कैपिटल G। चलो 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 चलो, ये अब जाएंगे D से A की तरफ। अब उल्टा है, देखो हम तो इधर जा रहे हैं और धारा उल्टी आ रही है, यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब प्लस में आएगा ये, तो I2R प्लस I2R बराबर 0। यहाँ पे लिख देना सिग्मा B बराबर 0। ठीक है भाई, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर बैलेंस कंडीशन या फिर संतुलित अवस्था के लिए, संतुलित अवस्था के लिए गैल्वेनोमीटर में कितना करंट होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी इस इक्वेशन में G की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 0। तो देखना एक बार, यहाँ पर G है, ये 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा बताओ हमारे पास में, माइनस I1P, ये तो 0 हो गया, प्लस I2R इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो वही बनेगा पिछली बार की तरह, I1 अपॉन I2, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा, I1P इज इक्वल टू I2
आर, यहाँ से I1 अपॉन I2 निकाल लो, I1 अपॉन I2 बराबर R अपॉन P। अरे आसान है कि नहीं है भाई, बहुत आसान है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं KVL कौन से लूप में भाई, BCDB में, BCDB में। तो देखना एक बार, हम जा रहे हैं किधर बोलो, B से C की तरफ, और करंट भी इधर ही आ रहा है, तो क्या होगा I1 माइनस IG, सेम डायरेक्शन है तो किसका लगाऊंगा बोलो, मैं माइनस का लगाऊंगा। रेजिस्टेंस कितना है, Q लिख दिया। अब हम जा रहे हैं C से D की तरफ, किधर जा रहे हैं, C से D की तरफ, करंट आ रहा है उल्टी दिशा में, इसका मतलब प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस आएगा, इस तरीके से मिलाप होगा तो प्लस, तो ये प्लस का आएगा, प्लस I2 प्लस IG, इनटू में क्या लिखूंगा बोलो मैं, S। अब गैल्वेनोमीटर में देखो, हम तो जा रहे हैं कहाँ पर, ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, ये भी कैसा आएगा, प्लस का, IG इंटू में G बराबर 0। क्लियर है भाई। अब देखें बैलेंस कंडीशन के लिए हमें पता है IG इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0। तो देखो IG कहाँ पर नज़र आ रहा है, IG इंटू Q 0 हो जाएगा, IG इंटू S 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0। क्या बचेगा, माइनस का I1Q, माइनस I1Q, प्लस का I2S, प्लस I2S बराबर 0। देख लो, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो गया, I1Q इज इक्वल टू I2S, और वही I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, S अपॉन Q। इक्वेशन नंबर 2, वापस से वही सिचुएशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखूंगा बोलो, I1 अपॉन I2 इसके बराबर, I1 अपॉन I2 इसको बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। और इसको पुरानी वाली आप में और इसको आप पुरानी वाली स्टाइल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ेंगे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, जल्दी से इसको नोट कर लें फटाफट। चलिए अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मीटर सेतु या फिर मीटर ब्रिज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर ब्रिज। सबसे पहले मीटर ब्रिज क्या है, किस लिए हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मीटर ब्रिज में सबसे पहले अपने को क्या लिखना है कि मीटर ब्रिज क्या है। मीटर ब्रिज की सहायता से हम लोग वही अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो क्या था बोलो, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो तो उसी सिचुएशन में PQRS, यही प्रिंसिपल था भाई किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, और उसी पर यह वर्क करता है मीटर ब्रिज। तो देखें इसका कंस्ट्रक्शन देखो किस तरीके से होता है। मीटर ब्रिज नाम क्यों रखा गया है इसका, क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। कितने मीटर लंबा तार होता है इसके अंदर, 1 मीटर। और जो 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है बेटा कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेटिन का। कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेटिन का 1 मीटर लंबा वायर बना हुआ होता है जो मीटर ब्रिज के अंदर लगा हुआ होता है, तथा इसके अंदर 2 L स्ट्रिप, देखो ये L ये L तरह की 2 कॉपर की पत्तियां होती हैं और एक कैसी होती है, I तरह की होती है। क्लियर है। तो 2 स्ट्रिप के बीच में हम लोग क्या लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं या फिर प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, तथा जो एंड की 2 गैप है तथा एंड वाले गैप में हम लोग S लगाते हैं। S क्या है यहाँ पर, अननोन रेजिस्टेंस। S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस या अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध हमें जो जिस तार का हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको कहाँ लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है। और बीच वाली स्ट्रिप में एक गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट कर दी जाती है। जॉकी क्या होती है, जिसको हम लोग इस तार पर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक है। और पॉइंट ए से एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है तथा उस बैटरी से एक RH का मतलब है धारा नियंत्रक या फिर रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया जाता है। इसको की के थ्रू मीटर ब्रिज के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट हम कर देते हैं। क्लियर है। तो ये इसका एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ होगा और एक अननोन रेजिस्टेंस,
कॉपर की स्ट्रिप है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है जो कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नेटिन का है। अब इसको काम करवाते हैं, इसका वर्किंग किस तरीके से होगा या फिर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करने वाले हैं। तो हमें पता है कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस जोकी को क्या करते हैं भाई, स्लाइड करने स्टार्ट करते हैं। स्लाइड किया, सपोज कर लो पॉइंट सी पर गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आ गया, 0। ये लिखना है आपको। माना बिंदु सी पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति आ जाती है या फिर 0 डिफ्लेक्शन की पोजीशन आ जाती है, और यहाँ से हम लोग पॉइंट ए से सी तक की लेंथ मेज़र कर लेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान दें, ये पूरा वायर कितने मीटर लंबा है, 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये लेंथ L सेंटीमीटर है, कितनी है, L सेंटीमीटर। L सेंटीमीटर पर हमें क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, 100 माइनस L। अब देखो जी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह किस तरीके काम कर रही है। इसको तो मानेंगे हम लोग P, इसको मानेंगे Q, इसको मानेंगे R, और वो अपन का S है ये। अब देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम इजीली, नहीं लगा सकते, फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। P की जगह कितना लिख दें हम, बोलो सिंपल, L अपॉन में R की जगह क्या आएगा, R ही आएगा जो भी होगा R। Q की जगह क्या आएगा बोलो, 100 माइनस L अपॉन S की जगह क्या आएगा, S अपने को फाइंड करना है, तो S फाइंड करना है तो S को तो इधर लिया है, क्या बचेगा, 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। ये आ गया आपका मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू में R। आगे भी बात समझ में। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से देगा हल्का सा। यदि किसी मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस बॉक्स या प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध 10 ओम है, कितना ओम है, 10 ओम, तथा उस पर नल पॉइंट या गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप 25 सेंटीमीटर पर आता है, कितने सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर। तो उसने कहा कि इसमें आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करो। कर सकते हो इजीली, कैसे करना है बोलो, S इज इक्वल टू 100 माइनस L कितना है, 25 अपॉन में L कितना है, 25 इंटू में S कितना है, R कितना है, 10। तो S इज इक्वल टू 100 में से 25 के कितने बचे, 75 अपॉन 25 इंटू 10। तो S कितना ओम आ गया भाई अपन के, 30 ओम। क्लियर है। ये है आपका मीटर ब्रिज, बहुत सस्ता, सुंदर और अच्छा, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करते हुए चलना साथों साथ। समझ में आ गया नहीं आ गया मीटर ब्रिज का क्लियर है। अब मीटर ब्रिज की कुछ सावधानियां हैं, कुछ प्रिकॉशंस है जो अपने को याद रखने हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशन नंबर 1 क्या है कि भाई अगर हम मीटर ब्रिज को काम में नहीं ले रहे हैं तो की को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, जिससे कंटिन्यूसली इस वायर के अंदर करंट फ्लो ना हो और इसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। दूसरा, जब भी हम जोकी को चलाएंगे तो जोकी को एकदम स्मूथली चलाना है, बिल्कुल प्यार से, ऐसा नहीं कि रगड़ के आप चला दें। अगर आप रगड़ के या फिर तेज से प्रेशर के साथ में चला दोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो सकता है बेटा, चेंज हो सकता है। क्लियर है। इसलिए जोकी को कैसे चलाया जाता है, एकदम स्मूथली चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है मीटर ब्रिज आपका खत्म। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं विभव मापी या फिर पोटेंशियोमीटर। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिवीजन करते रहें। रिवीजन इम्पोर्टेंट है भाई, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, रिवीजन ज़रूर करें। नोट्स बनाएं, आज ही बना लें, आज ही देख लें।